तार साहब, आज कहाँ से बात शुरू करें? आज तो ये हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिकाज को भी। जो इसमें बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त, जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी गिवन देयर गो अहेड फॉर द सीट फॉर इंडिया इन अ परमानेंट सीट इन अ सिक्योरिटी काउंसिल। उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, हु हैज सेट द टोन फॉर दैट। उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाएगा, जो मैं बात करना चाहता था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो इसका एक एजेंडा था G20 का, एक तो ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और मैं समझता हूं उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो किया है, भारत कर रहा था कि इसमें फ्रेट के कास्ट को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए। और उस तरीके से अब उनका जो प्लान था, वो प्लान जो उन्होंने बनाया है कि यहाँ से शिपमेंट दुबई जाएगी और दुबई से ट्रेन के जरिए वो आगे यूरोप में जाएगी। तो उन्होंने क्लियरली एक पाथ दे दिया है विच इज अकाउंटेड टू द BRI। अब BRI की कमजोरियां क्या है, मैं वो उनको मेंशन करना चाहूंगा। एक तो BRI को समझा जाता है कि डेट ट्रैप है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी मिसाल आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है कि उनका एक डेट ट्रैप था जिसके अंदर वो फंसे और बैंकरप्सी तक चले गए। अब दूसरा विक्टिम सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मैं विक्टिम समझूं या बेनिफिशियरी समझूं, उन्होंने तो 26 करोड़ बिलियन डॉलर के वीजे खरीद लिए। पाकिस्तानियों से डील करना इतना आसान थोड़ी है। वो देखें, वो तो चाइनीज देखेंगे कि फ्यूचर में आइदर वाज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन, लेकिन वो फंस गए बेचारे। वहां पे बलोचिस्तानी जो है, वो हमारे बलोच भाई जो है वो अलग अपना हिस्सा मांग रहे हैं, पंजाबी भाई अपना हिस्सा मांग रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना हिस्सा मांगती है, लेकिन ये कि चाइना पता नहीं वहां से किस तरह निकलता है BRI के चक्कर में। अगली बात जो करना चाहूंगा, इटली निकलना चाह रहा है उसमें से। इटली ने कहा है कि भाई ये कोई अच्छा प्लान नहीं था, वो मेड अ मिस्टेक। सो देयर ऑलरेडी sour taste, there's already bad there's a bad reputation in the for the BRI के हवाले से। और उसको पीछे जो सपोर्ट कर रहा है वो चाइना की स्लगिश इकॉनमी है। इस वक्त कोविड-19 के बाद वो अपने सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं कर पाए। उसके बाद ये बात हुई है कि उन्होंने बिलियनर्स को बुला के पूछते रहे कि हम क्या करें। बल्कि इस वक्त क्या हो रहा है कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो वहां से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को उठा के वियतनाम लेके जा रही हैं, वियतनाम के बाद मलेशिया जा रही हैं, उसके बाद वो बांग्लादेश जा रही हैं और भारत आ रही हैं। ये चाइनीज को भी पता चल चुका है कि कोविड-19 के बाद इस ऑलमोस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मोदी साहब ने भी जकार्ता में जाकर डिसीजन किया। जकार्ता में मोदी साहब ने फरमाया है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है, और कोविड-19 के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको एस्टेब्लिश करेगा, वो भारत उसको लीड करेगा। तो ये सारा कुछ जो G20 के आखिरी स्टेजेस के ऊपर जो कुछ हुआ, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो मोदी साहब की बात जो है वो बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि द नेक्स्ट 21st सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी, सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको सेकंड करूंगा। अब उसके बाद जो एक बड़ी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस ये है कि जो इसका स्टेटमेंट दी है मोदी साहब ने और जो बाइडेन ने निकलकर, अमेरिकन मीडिया को तशवीश है कि उसमें वर्ल्ड यूक्रेन कहीं पे नहीं, उसमें सिर्फ अकादमी की बातें की हैं, जंगों की बातें नहीं की। लेकिन मैं समझता हूं कि it was a wonderful effort, it was a remarkable effort by India। और मैं जिस तरह हमेशा बायसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फ्यूचर के अंदर मोदी साहब के ऊपर लोग PhD किया करेंगे कि किस तरीके से अचाय वाला has taken the country to the next level। It's amazing story to be told। अच्छा दाड़ साहब, एक जो पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन हो रही है, एक बड़ा हल्का इसको डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है भाई कहाँ गई मुस्लिम उम्मा, कहाँ गए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए अरब्स, तो आज इंडिया के साथ हाथ में ला रहे हैं। हमने जो नैरेटिव पाकिस्तान में बनाया था मुल्लास का
और उस वक्त एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान में बना और सारा कुछ ये सारा चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट हुई। आज सऊदी अरब और यूएई जो है बिल्कुल उन्होंने सही फैसला लिया है, उन्होंने इंडिया से हाथ मिला लिया है। तारड़ साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है कि हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा हमने देखा कि हमने उनको रोकने की कोशिश की, भारत से बड़ी देर हमने रोका, लेकिन आज यूएई और सऊदी अरब जो है वो दोनों नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, और मोदी साहब जो है आज बाइडन और उनका हाथ शेक हैंड करवा रहे थे। इसके हवाले से देखें, क्या जो फैसला यूएई और सऊदी अरब ने लिया है टू ओपन अप विद इंडिया, क्या हम कहाँ जा सकते हैं? हम तो मुस्लिम दुनिया को कह रहे हैं इंडिया से हमारी दोस्ती करा दें, हम कहाँ पे हैं? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। चीमा साहब, सबसे बड़ी इस वक्त समझने की जरूरत, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, दिस इज जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। ये जंगों का दौर नहीं है। अब करेंसी किसी मुल्क की दबा दी जाती है और उसको उसी से बैंकरप्ट हो जाता है। अब जंगों का किसी के ऊपर चढ़ने का दौर नहीं है। अब दहशतगर्दी का दौर खत्म हो चुका है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, 21st सेंचुरी है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस वक्त भारत के अगर मुझे कहा जाए तो मैं किताब लिख सकता हूं कि व्हाट इज देयर फ्यूचर एंड हाउ दे विल मैनिपुलेट और हाउ दे विल दे कैन से दैट दिस सेंचुरी इज द इंडिया सेंचुरी और एशिया सेंचुरी। किस तरीके से वो कह रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, तालीम है, इसके पीछे और कुछ भी नहीं। आपको ये समझने की आज जरूरत है। मैं बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त जो सऊदी अरेबिया के हवाले से जब मैं बात करूं, हर मुल्क अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है, हर कंट्री। अब वो छोड़ दें आप कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट टर्की की ऑटोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं आपको। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामोफोबिया की स्पीच दी और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। एक कभी टर्की कहता है कि अरबों से हम लीडरशिप यहाँ ले आए, तैयब अरदगान की भी ख्वाहिश है कि वहां आगे निकल कर जाए। इंडोनेशिया की ख्वाहिश है, वो कहते हैं वी आर द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, वी नीड टू लीड द मुस्लिम पीपल। लेकिन इनके खिंचाव और इनके आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ों में हमारे अमीरुल मोमिनीन का किरदार देख लें। ना टर्की के साथ चल सके, ना सऊदी अरेबिया के साथ चल सके, फिर घड़ियां बिकी, फिर कुछ चीजें और हुई। उसके बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट कहाँ है? मैं अफसोस के साथ कहूंगा द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, 1.5 बिलियन मुसलमान, लेकिन उनके हालात देखें आप लीबिया में देख लें, आप इराक में देख लें, आप शाम में देख लें, आप किसी मुल्क के अंदर देख लें, कोई स्टेबिलिटी है। फलस्तीन के साथ देख लें, आप खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इजिप्ट में देख लें, कहीं भी नहीं। पाकिस्तान में देख लें, आप शिया सुन्नी जो झगड़े इस वक्त चित्राल में जो तमाशा चल रहा है, आर यू एबल टू डू समथिंग इन द फ्यूचर? यहां से जो लम्हा फिक्रिया है, जो सोचने का मुकाम ये है, इज यू स्टिल नॉट लेट। आज भी सोचें कि बच्चों को मैथ पढ़ाएं, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। मेरे जो बच्चे टर्की के साथ आके समुद्र में डूब रहे हैं, उनको इंग्लिश और मैथ सिखाएं, उनको ये बार जिहाद का टीका ना लगाएं उनको, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन अ जियो इकोनॉमिक सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर वायलेंस क्या कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं चीमा साहब, लेकिन मुझे पता है कि जिहाद कब फर्ज होता है, जिहाद कब करना होगा। आज अगर आप पे जिहाद फर्ज है तो जिहालत के खिलाफ जिहाद फर्ज है, आपकी इकोनॉमी के खिलाफ आपका जिहाद फर्ज है, उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। आप अपनी जिहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? बच्चों को क्यों नहीं कहते कि मैथ पढ़ें, तरक्की करें? अब भारत की सीक्रेट सबसे बड़ी बात मुझे आज अब सरप्राइज, मैंने वो पिक्चर बल्कि उतारी है। एक तरफ मोदी साहब खड़े थे, अफ्रीकन यूनियन का सदर खड़ा था, साथ जो बाइडेन खड़े थे, और साथ उनके अजय बंगा खड़ा था। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन, क्यों खड़ा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उसको वर्ल्ड बैंक तक ले गया। मेरे पाकिस्तानी ये क्यों नहीं सीखने की कोशिश करते कि तालीम की वजह से आज एक बंदा जो सर पे पगड़ी पहनता है, जो सिख है, जो एक इंडिया की माइनॉरिटी में से अंदर माइनॉरिटी है, वो आज स्टेज पे खड़ा है, किस वजह से? तालीम की वजह से खड़ा। तो मेरे बच्चे क्यों नहीं सीखते? 25 करोड़ लोग ये अपने लीडरों को डिनाई क्यों नहीं करते, जिनके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं? इनके खिलाफ रिबेलियन क्यों नहीं होते? ये इनसे पूछते क्यों नहीं है कि अगर हमारे साथ खड़ा होना है तो अपने बच्चों को साथ लेके खड़े हो? ये बात क्यों नहीं करते? आज क्या वजह है? मेरे मुल्क के, मेरी मादर मिलत के 25 करोड़ लोग आज गूंगे और बहरे क्यों हो चुके हैं? इनके किस्मतों के फैसले करने वालों के सबके बच्चे लंदन में हैं, और इनको कहा जाता है कि तो ये सियासत नहीं है, जिहाद है। तो ये उनकी बात क्यों नहीं कहते कि नहीं, हमें ये तुम्हारा फेक जिहाद नहीं चाहिए, हमने तरक्की करनी है, हमने अपने मुल्क को संभालना है? ये क्यों आज अपने मुल्क के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? इन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं है? वजह तो ये है, बात समझने की ये है चीमा साहब। आज सबसे बड़ा सीक्रेट भारत की तरक्की का उनका अमेरिकन डायस्पोरा, उनका इंडियन डायस्पोरा, उनकी तालीम, उनकी सक्सेस। मैं आज जो बात मैं करना चाह रहा था, ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी, जो डी सिल्वा आज बैठे थे, उनकी 3 बातें मैंने उनके इंटरव्यू में जो दी है भारत में। उन्होंने कहा है कि आज सबसे चीपेस्ट स्पेस ट्रैवलिंग जो भारत ने की है, वहां पे ना अमेरिका जा सका है चांद के उस हिस्से पे, ना उसमें रशिया जा सका है, ना चाइना जा सका है। मेरे बच्चे क्यों नहीं ये सुनते बात? मेरे 25 करोड़ लोग, मेरे दोस्त क्यों अंधे हो चुके हैं कि
भारत अपनी चांद के उस हिस्से पे लैंड किया है जहां अमेरिका लैंड नहीं कर सका, रशिया लैंड नहीं कर सका वहां पे। तो अगर इनको मैं कहूं कि आप इंडिया का मॉडल देख लें, कुछ सीख लें, ये मेरे खिलाफ ये बातें शुरू कर कहते हैं ये रात एजेंडा है, कहते हैं ये पाकिस्तान बैशिंग करता है। और मैं तो मेहनत ये कर रहा हूं, सीख लो उनसे कुछ यार। मैं तो खुद बहादुर होकर बाहर बैठा हूं, मुझे तो खुद आपके सिस्टम ने रिजेक्ट करके निकाला है वहां से। लेकिन आप क्यों नहीं सीखना चाहते? आप कितनी नफरत क्यों है भारत के साथ आपकी? हालांकि आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड करें। क्यों नहीं इस चीज पे सोचते? आप दालें ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, आप दालें अमेरिका से मंगा रहे हैं, साथ पड़ोस से क्यों नहीं मंगाते? अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। इस वक्त अमेरिका और चाइना दोनों बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, हालते जंग में है, लेकिन ट्रेड उनका पीक पे है। क्या वजह है कि आपकी आंखों पे क्या पट्टी बंधी है? क्या वजह है? आप क्यों नहीं सोचते? यही एक बात है। लेकिन मैं समझता हूं जब तक आप भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, आप ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं करेंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से दूसरा इसमें चीमा साहब देखा जाए अगर, तो जब आप एक रीजनल पावर बन के उभर रहे हैं, तो यू हैव टू हैव अ डिप्लोमेसी विद नेपाल एंड द बर्मीज एंड ऑल ऑफ देम। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए, अच्छी चीजें आगे सामने आनी चाहिए ताकि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो। टाइम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर वेरी क्लोज टू इट, वी आर कमिंग टू द पॉइंट। हम अपने मिसाइल से जब निकलेंगे और इट्स मैंडेटरी फॉर अस टू हैव स्टार्ट अ डायलॉग विद भारत, अनकंडीशनल डायलॉग। इसके बाहर गुजारा नहीं है। फ्यूचर में वी कैन नॉट मूव। और दूसरा, मेरे कई भारतीय दोस्त भी कहते हैं नहीं हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। नहीं, यू नीड इट एट द सेम टाइम। अगर आपने तरक्की करनी है तो साथ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना आपकी भी मजबूरी है, जरूरत है आपकी। आप आगे नहीं जा सकेंगे, पड़ोस के अंदर हालात खराब होंगे। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द फंडामेंटल्स ऑफ द ग्रोथ, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। अगर देखा जाए चीमा साहब, इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में है इस वक्त, ही इज वेरी डिटरमिन्ड, ही इज वेरी डेडिकेटेड। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द कमिंग डेज। लेकिन भारत के हवाले से मैं ये कहूंगा चीमा साहब कि भारत ने आज जिस पॉइंट पे पहुंचा, एक दिन में नहीं पहुंचा। इसके पीछे एक पूरी कैंपेन चली है और कई सालों की चली है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए, और मैं आज मोदी साहब के बाद जब मैं मोदी साहब को कंपेयर कर रहा था, तो कई लोगों के साथ और दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स के साथ कंपेयर कर रहा था। मोदी साहब इज वर्किंग ऑन हिज लेगेसी राइट नाउ, कि किस किस्म की लेगेसी छोड़ कर जाएंगे। इसके साथ मैं कई दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स को कंपेयर कर रहा था, तो ही इज वरीड अबाउट हिज लेगेसी एज अ लीडर। और उसमें ज्यादातर जो लोगों ने दुनिया के अंदर लेगेसी छोड़ी है, तो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप्स के हवाले से लेगेसी छोड़ी है। तो मैं समझता हूं इट्स अ वंडरफुल, ही विल लीव अ बिग शूज टू फिल इन द फ्यूचर फॉर द इंडियन लीडर्स। मैं सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मुझे फिक्र है, वो फ्यूचर के अंदर जो भारतीय लीडर आएंगे, हाउ दे विल जस्टिफाई व्हाट द मोदी हैज डन फॉर इंडिया राइट नाउ। और मैं तो बल्कि हमेशा कहता रहा हूं चीमा साहब इसमें कि एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो मोदी साहब इज अ रोल मॉडल एंड अदर कंट्रीज नीड टू फॉलो इट। उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मोदी साहब की इज अ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है जब कौमियत आती है, जिसमें प्राइड जो आपको देता है उसके साथ दूसरी चीजें कम्स विद अ पैकेज। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, करप्शन के हालात, बाजार गर्म है, डॉलर उड़ के सारे अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके हालात इस वक्त जो चित्राल और तोरखम के अंदर है, आपका क्या ख्याल है सऊदी और यूएई जो एजेंसियां उनकी वो नहीं देख रहे? वो इन सर्कमस्टांसेस में वो आएंगे? नहीं आएंगे। आपको ये चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भारत के अंदर ये हालात नहीं है, तभी बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो इस पे मेरा दिस इज माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एज अ बिजनेसमैन। बिजनेस वही होता है जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां झगड़े हो रहे हो, जहां पे लूटमार हो, बिजनेसमैन वहां से भाग जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। और इस हवाले से ये जो आपने बिजनेसमैन की बात की, पाकिस्तान के अंदर सऊदीज जो हैं वो भी पाकिस्तान को कह रहे हैं दैट आप थोड़ा सा अपना होमवर्क पहले कर लें, फिर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इसी तरह अमारातीज़ भी चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि वो सारे ममालिक जो हैं वो तंग आ चुके हैं हमारी इस ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखना चाहते हैं। और वो कहते हैं ये क्या आपने हर जगह जिधर जाते हैं एनओसी रखा हुआ है। तो अब इसीलिए ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है कि जिधर जिधर जाएंगे फौजी साथ साथ होंगे, काम कराते जाएंगे ताकि प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो। अब देखते हैं कि हम क्या हमारे मिडिल ईस्टर्न भाई जो कि आज इंडिया के साथ बैठे हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एक लुक्रेटिव, बल्कि मैं देख रहा था अमेरिका ने तो तार साहब तो $200 अरब मुख्तस भी कर दिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। लेट्स सी उसमें क्या होता है। विश के पाकिस्तान भी कोशिश करे इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए। और हम जो माजी में तार साहब अफगानिस्तान हम रास्ते नहीं देते थे इंडिया को, आज वो मौका है हमें रास्ता देने का। तार साहब इस पर भी कुछ कह दें कि हमने इंडिया को रोकने की, तरक्की को रोकने की कोशिश की, हमारे कुछ नालायक लोगों ने जिनको कनेक्टिविटी का अंदाज़ा नहीं था। आज इंडिया जो है वो सी रूट इस्टेब्लिश करके
करके ईरान और मिडिल ईस्ट ईरान में के जाकर उसने कहा छोड़े इनको, ये तो वॉर टॉन एरियाज हैं। इसमें भी कोई तारड़ साहब हमारे अक्लमंद लोगों को को बताएं कि जी, बस अब देखिए, मैं गलतियां। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि हमारा हर डिसीजन मेकर जो है वो आईवी लीग स्कूलों का और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा है। ये बिल्कुल मुगालता नहीं होना चाहिए कि उनको नॉलेज नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। हाँ, उसमें विल मौजूद नहीं है, नफरत बराए, वो कहते हैं ना, नफरत बराए नफरत। अब आपको इस दौर से आगे निकलना होगा कि इंडिया का नाम लेके नफरत फैलानी, हिंदू कह के मुंह दूसरी तरफ कर लेना, इससे इससे आप तरक्की नहीं रोक सकेंगे। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, आपने अफगानिस्तान का रास्ता रोका था, वो चाबहार के जरिए दूसरी साइड पे जाकर उन्होंने ईरान के साइड से उन्होंने अफगानिस्तान को एक्सेस कर लिया। आप रोक नहीं पाएंगे, आपको लर्न करना होगा। यू हैव टू कम इनटू द मोड ऑफ लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम समबडी। यू हैव दूसरी एक सबसे बड़ी बात, जो अचीव इस वक्त इंडिया ने स्टेटस अचीव कर लिया, यू हैव टू कन्फेस, यू हैव टू एडमिट दैट दे हैव अचीव्ड इट। ये आप उनकी ब्रॉडकास्ट बंद करना, मूवियां तो चलाते हैं, उनकी खबरें बंद करने से खबर रुख तो नहीं जाएगी ना। अपनी कौम को बताएं, बल्कि मैं कहता हूं ये देखें, ये चंद्रयान 3 को देखें हमारे बच्चे, ये G20 की सक्सेस देखें बच्चे हमारे, मोदी साहब की सक्सेस को देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सक्सेस को देखें, अजय बंगे के बारे में ये पढ़ें, ये कौन है, हमारे बच्चे देखें। इनको दिखा, इनका बंद करने से, दिखाने से ये हल नहीं होगा। इनको बताएं, बांग्लादेश की तरक्की के बारे में बताएं, उनको बताएं कि किस तरीके से 51%, 53% खवातीन को घरों में बंद रखने से तरक्की नहीं कर पाएंगे। इनको एंगेज करें, इनको इंडस्ट्री में लेकर आए, इनको तालीम में आगे लेकर आए। बांग्लादेश की तरक्की का सिर्फ यही सीक्रेट था कि स्वेट शॉप्स के अंदर उनकी खवातीन काम कर रही है। डॉक्टर यूनुस ने वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाई है, सीखने दें इनको, लेट देम टीच देम व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज। इनकी इनको इंग्लिश और मैथ पढ़ाने से रोके नहीं इनको पिछले आप पत्थर के जमाने के तालीम ना ले जाने की कोशिश करें। इस तरह तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप उर्दू के जरिए किस तरह एमबीबीएस कराएंगे, उर्दू के जरिए आप चंद्रयान 3 किस तरह बनाएंगे आप? कि प्लीज इन चीजों से इज्तनाब करें, कोशिश करें कि दुनिया के साथ आप कैच अप करें, दुनिया के साथ इस तरीके से आप खुद सारे, मैं आप आज चीमा साहब, आप कोई आपका डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है विच इज नॉट रन बाय सम ब्यूरोक्रेट हु इज एजुकेटेड फ्रॉम द बर्तानिया और यूरोप से, बल्कि हर फौजी आपका जो ब्रिगेडियर से ऊपर जाता है वो यहाँ से डिग्रियां बाहर से लेके जाता है। लेकिन उस तालीम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता पाकिस्तान में? क्या वजह है? क्या आपको कौन रोक रहा है? उसकी इंप्लीमेंटेशन करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखें। आप पाकिस्तानी बने तभी तरक्की कर पाएंगे, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है, क्योंकि भाई जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इलेक्शन जीतते जा रहे हैं भाई साहब, इससे साबित यही होता है कि भाई वो दिन दूर नहीं कि पूरा भारत भगवा में होगा एक दिन। ठीक है, मतलब कि भाई अब अगर आप इंडियन मैप देखेंगे ना तो उसमें भाई साहब नॉर्थन बेल्ट जो है भारत की, और क्या बोलते हैं ईस्ट वाली बेल्ट है, और उसके बाद भाई साहब क्या बोलते हैं और कुछ साउथ के स्टेट भी उठा लो, तो भाई मतलब कि भगवा में हो गया पूरा भारत। क्योंकि भाई जिस तरीके से पीएम मोदी ने मतलब कि जिस तरीके से रैलियाँ करी पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद भाई जैसे रिज़ल्ट आए हैं भाई पश्चिम बंगाल में, मतलब कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि भाई वहाँ से उतनी सालों की गुलामी ख़त्म हो गई। क्योंकि भाई साहब टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से धमकाते थे, मतलब कि पूरे स्टेट में पश्चिम बंगाल में, मतलब जिस तरीके का मतलब कि जिस तरीके से मतलब कि कब्जा कर रखा था भाई साहब इन्होंने, तो भाई उससे फ्री हो गया है मतलब कि पश्चिम बंगाल 4 तारीख को। क्योंकि भाई 4 तारीख को इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए थे पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी ने भाई साहब 207 सीटें जीत ली है और टीएमसी को 80 सीटों पर ही सिमटा दिया है। और इससे पीएम मोदी की जो छवि है ना, मतलब कि और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब कि पीएम मोदी ने मतलब कि भाई जिस तरीके से कैंपेन का आगाज़ करा था ना, क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, वो काबिल तारीफ़ था। जिस तरीके से उन्होंने झालमुरी खाई, माँ गंगा के किनारे मतलब कि भाई नौका विहार किया, ठीक है भाई साहब, और डायरेक्ट कनेक्शन बनाया हिंदुओं के साथ में, ठीक है भाई साहब, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, और भाई साहब मतलब कि क्या बोलते हैं पीड़िता की एक महिला पीड़िता की माँ को टिकट दिया, तो भाई क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छी बात है। और भाई साहब मतलब कि ममता बनर्जी ने मतलब कि ऐसे बड़े बड़े लोगों को टिकट दिया था जिनकी छवि एकदम ख़राब थी, और बीजेपी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया उधर पश्चिम बंगाल में जो मतलब कि एकदम गरीब, मतलब कि जो बर्तन मांगते थे, मतलब झाड़ू लगाती थी, उनको टिकट बांटे बीजेपी ने, और भाई साहब बम्पर जीत हासिल करी उन्होंने पश्चिम बंगाल में। और भाई आसाम में भी जो मामा है ना भाई, जिसको मामा कहिए आजकल जैन जी उनको मामा कहती है, हेमंत बिस्व शर्मा जी को, ठीक है, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। तो भाई उन्होंने जिस तरीके से मतलब कि भाई आसाम में मतलब कि संभाल के रखा हुआ है ना भाई साहब, मतलब कि भाई काबिल तारीफ़ है। मतलब कि वो जिस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं ना भाई, बहुत ही मज़ा आता है उनकी बातें सुनकर भाई, ठीक है।
और जिस तरीके से क्लैश हो रहा था भाई साहब राहुल गांधी के साथ में हिमंत बिस्व शर्मा का और पवन खेड़ा, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, तो भाई साहब उस तरीके से वो देखने में बड़ा मज़ा आया था। और भाई मतलब कि मज़ा ही बांध दिया था भाई हिमंत बिस्व शर्मा जी ने तो भाई। और पुडुचेरी में भी भाई क्या बोलते हैं एनडीए की सरकार जीती है, मतलब कि गठबंधन बनाया, उसमें सब कुछ सीटें रह गई थी बीजेपी को, लेकिन एनडीए के साथ में मिलकर भाई पुडुचेरी में भी सरकार बन रही है बीजेपी की, ठीक है भाई। तो 3 स्टेटों में भाई साहब जो इलेक्शन के रिजल्ट 5 स्टेटों के रिजल्ट आए थे, ठीक है भाई साहब, केरलम के और क्या बोलते हैं पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, असम और क्या बोलते हैं कर्नाटक के, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं कर्नाटक या तमिलनाडु, ऐसे कोई स्टेट है, क्या बोलते हैं तमिलनाडु है शायद मेरे ख्याल से। 5 स्टेटों के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जिसमें भाई साहब मतलब साउथ में क्या बोलते हैं वो आ गए हैं भाई थलैवा वापस आ गए हैं भाई। थलैवा मतलब कि वो वैसे तो भाई बीजेपी के साथ में नहीं, एंटी बीजेपी है, एंटी क्या बोलते हैं भाई साहब मोदी के साथ में मोदी की पॉलिसी की तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन वो अलग मतलब कि अलग ही उनका है एक पार्टी, और भाई साहब उसमें से जीत के आए हैं भाई, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई क्या बोलते हैं जो हम बात कर रहे थे पीएम मोदी की लोकप्रियता तो भाई साहब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पीएम मोदी की, क्योंकि भाई कोई टक्कर देने वाला है नहीं, कांग्रेस में कोई जान नहीं है भाई साहब। पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है ना वो डोमेस्टिक लेवल पर नहीं भाई साहब, इंटरनेशनली है भाई। डोमेस्टिकली लोग सोचते हैं कि भाई डोमेस्टिकली पीएम मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन भाई पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है वो भाई वो इंटरनेशनली है भाई साहब, ठीक है। मतलब कि क्या बोलते हैं ग्लोबल इंडेक्स, मतलब कि ग्लोबली मतलब लीडर्स की मतलब कि एक रैंकिंग निकलती है, उसमें पीएम मोदी हमेशा टॉप पर आते हैं भाई। ये कितनी बड़ी बात है कि भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर रखते हैं, लेकिन भाई साहब पीएम मोदी को फर्स्ट नंबर पर रखते हैं, क्योंकि भाई साहब उन्हें पता है कि भाई पीएम मोदी मतलब कि जो फैसला करते हैं वो अड़ग रहते हैं अपनी, मतलब कि जिस तरीके से पॉलिसी है ना मतलब कि पीएम मोदी की, मतलब कि जिस तरीके से यूरोप के साथ में रिलेशंस हैं और भाई रशिया के साथ में है, जैसे अमेरिका के साथ में है, ठीक है, वैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब इनके साथ में रिलेशंस है ना बहुत अच्छे हैं भाई भारत के। भारत भाई बुलेट ट्रेन भी बना रहा है भाई साहब, और कितने परसेंट पे 0.1% पे मतलब लोन लिया था भाई जापान से, और उसके बाद भाई बुलेट ट्रेन की मतलब कि सारी गतिविधियों को तेज़ करा गया था भाई साहब। मुंबई से गुजरात जाएगी भाई साहब ये ट्रेन, और भाई साहब क्या बोलते हैं ये रूट स्थापित होगा, और भाई साहब मतलब कि कुछ एक मतलब 2027 तक बता रहे हैं कि 2027 तक मतलब ये ट्रेन चलने लग जाएगी बुलेट ट्रेन। तो भाई ये भारत के लिए गतिशील होगी, भारत के विकास के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और भारत को ऐसे ही आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो भाई क्योंकि भाई भारत को ना इसी तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो रफ्तार है ना भाई भारत की बहुत मतलब कि दुनिया के लिए बहुत अच्छी है। मैं भारत जितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा ना तो दुनिया भी उसी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि भाई भारत की जो इकोनॉमी की जो वो है ना क्या बोलते हैं भारत की इकोनॉमी क्या बोलते हैं जिस तरह से आगे बढ़ रही है 6.8 की उससे आगे बढ़ रही है, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। भारत की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, भारत के अंदर फॉरेन रिजर्व्स इतने तगड़े हो गए हैं, ठीक है भाई साहब। भारत की इकोनॉमी भाई साहब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और भाई साहब जल्द से जल्द मतलब कि भाई 5 ट्रिलियन के पार हो जाएगी भाई इकोनॉमी, तो भाई बहुत अच्छी बात होगी भाई साहब। 4 से 5 के बीच में है भारत की इकोनॉमी, तो भाई और 5वें नंबर पे इकोनॉमी है, तो भाई और क्या बोलते हैं भाई जिस तरीके से यूरोप के साथ में भाई साहब फ्री ट्रेड डील करी गई थी भाई साहब, ये बहुत ही ऐतिहासिक थी। मतलब कि यूरोप के साथ में जो फ्री ट्रेड डील करी गई थी भाई साहब, क्योंकि भाई हमारा जो भारत का सामान होगा भाई साहब फ्री ट्रेड डील के ज़रिए मतलब कि लो ड्यूटी पे जाएगा, मतलब कि भाई यूरोप की कंट्रीज़ में, कितनी अच्छी बात है। और जैसे जैसे हम भाई अभी तक डिस्काउंटेड रेट पर तेल ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं भाई साहब, और ईरान से भी हमारा तेल आ रहा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं गल्फ़ देशों से भी आ रहा है भाई, जबकि देखो गल्फ़ नेशंस भाई साहब गल्फ़ नेशन और ईरान के तो भाई साहब टक्कर हो गई है, मतलब रिलेशन तो अब तो ठीक नहीं होने वाले इतनी जल्दी, क्योंकि भाई ईरान से तो भाई ईरान क्योंकि भाई अटैक्स कर रहा है भाई साहब गल्फ़ नेशंस पे, ठीक है भाई साहब। और अमेरिका ने भी मतलब कि उस सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया है, और उसके बाद ठीक है अमेरिका ने अटैक कर शुरू कर दिए हैं भाई ईरान पे, और ईरान ने भी शुरू कर दिए हैं, तो भाई देखो अब इसके बीच में क्या होता है क्या बनेगा सारी हम आपको खबर देते रहेंगे। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते हैं। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।